हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कौशिक। सो मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था 2014 में एंड 2020 में 2020 में मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो गई थी एंड उसके बाद मैंने नीट पीजी एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 1205 एंड उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में एंड एट प्रेजेंट मैं एमडी कर रहा हूँ, एमडी इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। सो सफदरजंग हॉस्पिटल अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ड्रीम होता है इस कॉलेज में आकर एमडी करने का, वीएमएमसी में पढ़ने का, वीएमएमसी से यूजी करने का बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है। सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको यहाँ पर इस कॉलेज में पढ़ना है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। सो इन सब चीज़ों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो सबसे पहली बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मन में क्वेश्चन है कि नीट 2022 का एग्ज़ाम कौन सी डेट को होने वाला है। सो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जो आपके 12th बोर्ड के जो फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है वो होने वाला है 15 जून को। सो जो लास्ट डेट है 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की वो है 15 जून। सो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका नीट एग्ज़ाम होने वाला है सो एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ का आपको यहाँ पर गैप होने वाला है बिटवीन जो ट्वेल्थ बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम फाइनल एंड नीट एग्ज़ाम में आपको एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम पीरियड मिलने वाला है। सो इसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको जो आपका जो नीट एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है जुलाई एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। सो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है इसके अकॉर्डिंग जो 15 जून है, जो 12th का जो लास्ट एग्ज़ाम है वो 15 जून है। सो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ पर नीट एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बन रही है वो है जुलाई एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। सो इसके अकॉर्डिंग आपके पास कितना टाइम है? अप्रैल, मई, जून एंड ऑलमोस्ट जुलाई। सो यहाँ पर आपके पास 4 मंथ्स है। सो 4 मंथ्स इज इनफ, 4 मंथ इज इनफ आपको नीट में सिलेक्शन के लिए। 4 मंथ्स इज इनफ फॉर नीट सिलेक्शन। अगर आप आज से भी तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो भी आपका 4 मंथ्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है पर 4 मंथ्स अगर आप पर डे हर दिन इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग इज कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन कैसे होगा सिलेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 720 टोटल मार्क्स 720 है एंड अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करना है, अच्छे कॉलेज से आपको डॉक्टर बन के निकलना है, एक अच्छे कॉलेज से जिस कॉलेज का एक अच्छा नाम है वहाँ से अगर आपको डॉक्टर बन के निकलना है और अगर आपको दिल्ली के कॉलेजेस में सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पर आपको स्कोर करना होगा 680 प्लस। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपको दिल्ली के कॉलेजेस में सिलेक्शन चाहिए तो आपको स्कोर करना होगा 680 प्लस मिनिमम। तो यहाँ पर 680 प्लस स्कोर करने के बाद आपका दिल्ली में सिलेक्शन हो जाएगा एंड आपका हमेशा टारगेट भी यही होना चाहिए। आपको हमेशा 650 प्लस तो हमेशा टारगेट होना ही चाहिए एक अच्छे कॉलेज के लिए, क्योंकि जो 680 पर भी आप देखोगे तो आपके 680 मार्क्स पर भी आप देखोगे कि जो रैंक आ रही है वो थाउजेंड्स में आ रही है। तो आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो हमेशा 650 प्लस तो हमेशा आपका टारगेट होना ही चाहिए। एंड इन केस अगर आप सोचते हो कि आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो उसके लिए भी आपको 600 प्लस 600 प्लस तो मार्क्स एट जो अभी जो कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग 600 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
सो नीट में सिलेक्शन के लिए जिनके ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, जिनके ये तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, सिलेक्शन सिर्फ उसी का ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके सिर्फ केमिस्ट्री और बायो स्ट्रॉन्ग है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपकी फिजिक्स और बायो स्ट्रॉन्ग है ओनली तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है? फिजिक्स के लिए फर्स्ट थिंग, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आपको उनके जो रिजल्ट हैं डेरिवेटिव के वो आपको सब पता होने चाहिए, सारे डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए, सारी इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए। एंड जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपको हमेशा मॉक टेस्ट देना है और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ज़्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे एंड उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है नीट में सिलेक्शन। तो जिसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है ऑब्वियसली उसकी बायो एंड केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग होती ही है। सो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब होता है कि नीट में आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज होने वाले हैं। सो नेक्स्ट थिंग, आपको फिजिक्स को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है? सो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नेक्स्ट थिंग करनी है कि जो AI ट्रिपल ई के जो एग्ज़ाम होते हैं लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको सारे सोल्व करने हैं। क्योंकि नीट एग्ज़ाम में ऐसा बहुत बहुत बार देखा गया है कि जो ट्रिपल ई के जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 3 to 4 क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नीट एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा भी होता है जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं। तो 3 to 4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही सेम टू सेम मिलने वाले हैं, बट स्टिल आप हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, सारे ऑप्शन देखोगे, उसके बाद ही आप कोई भी क्वेश्चन है उसको मार्क करोगे। ठीक है, बिना देखे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। माइनर मिस्टेक से हमेशा बचना है। जितनी ज़्यादा आप छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स करोगे तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे होती रहेगी और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो माइनर मिस्टेक से हमेशा बच के रहना है। देन जो नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आता है केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री को मेन पॉइंट, जो केमिस्ट्री में जो वीक पॉइंट होता है बहुत लोगों का, वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना होता है अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए। सबसे ज़्यादा बाकी केमिस्ट्री को कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रॉन्ग होती है, बट जो जिन स्टूडेंट्स की फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होती है सिलेक्शन उसी का ही होता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, सारी नेम्ड रिएक्शन XYZ कितनी भी रिएक्शन है सारी की सारी रिएक्शन टिप्स पर याद होनी चाहिए। सारे डेरिवेटिव्स आपको याद होने चाहिए। जितने भी NCERT के पीछे के क्वेश्चंस हैं सारे आपने सोल्व किए होने चाहिए। सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। NCERT की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इसके लिए नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं जितने हो सकते हैं उसको आपको सोल्व करना है। चाहे आप किसी भी मॉड्यूल से सोल्व करो या फिर किसी भी ऐप से सोल्व करो, कहीं से भी सोल्व करो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, इनफ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए एंड उनको सोल्व करना है। उसके बाद ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने वाली है। सेम फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को भी आपको जितने भी NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं, NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने चाहिए। एंड सेम आपको जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो आपको उतने ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री को भी उतने क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं जितने भी आप सोल्व कर सकते हो। देन थर्ड थिंग इज बायोलॉजी। सो मेन बायो में मार्क्स लाने के लिए मेन चीज़ इज NCERT। सो NCERT को आपको सोल्व करना है। NCERT एटलीस्ट आपको 10 to 15 टाइम्स आपको पढ़ना है NCERT, वो भी 11th
एज वेल एज 12th। सो 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को आपको 10 to 15 टाइम्स आपको पढ़ना ही है। वो भी एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर लो। रट्टाफिकेशन करने से आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में और आप क्वेश्चन गलत मार्क करोगे। सो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। सो आपको एक एक लाइन को समझना है। एंड कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो स्टैट्स होते हैं, तो उनको भी आपको याद करना है। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट के नेम है वो आपको याद होने चाहिए। जो भी आपको डेट्स दे रखी है उनको भी आपको याद करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो वीक पॉइंट होता है वो यही सब चीज़ें होती हैं। बाकी सब चीज़ें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट जो वीक पॉइंट्स होता है दूसरे स्टूडेंट्स का जो वीक पॉइंट है, अगर आप उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट करते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो आपको अपने वीक पॉइंट के साथ साथ दूसरों के वीक पॉइंट भी पता होने चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। देन थर्ड थिंग कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बायो की एनसीईआरटी से बाहर होते हैं। सो उन क्वेश्चन से कैसे डील किया जाए। सो कुछ क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं उन क्वेश्चन से कैसे डील करना है। सो इसके लिए आपको कोई भी जिस भी कोचिंग में आपने ज्वाइन किया हुआ है उसके मॉक टेस्ट देने हैं। सो मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एनसीईआरटी के अलावा, उसकी आपको एक लिस्ट बना लेनी है, ताकि आप उसको एंड टाइम पर सिर्फ एक बार रिवीजन कर सको। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर होते हैं। सो उन क्वेश्चन को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। और बायो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप 350 से कम जा रहे हो बायो में, 350 से अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं बायो में, तो आपका सिलेक्शन होने के, एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो आपको यहाँ पर टारगेट करना है 350 प्लस। ओके। देन नेक्स्ट थिंग इज कि कितने नंबर ऑफ आवर्स हमें पढ़ना है, कितने नंबर ऑफ आवर्स हमें पढ़ना है सिलेक्शन के लिए। सो फर्स्ट थिंग 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स। सो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का ये वेरिएबल होता है कि कौन कितने आवर्स पढ़ता है। बट वन थिंग जो आपको ये बोलता है कि उनका सिलेक्शन 4 to 6 आवर पढ़ने से हो जाएगा। सेक्शन 4 to 6 आवर पढ़ने से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही डाउटफुल चीज़ होती है, एंड आपको इसको कभी भी फॉलो नहीं करना है। वो जो ये बोलता है कि 4 to 6 आवर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसने भी ज़्यादा ही मेहनत की होती है, बट वो शायद अपना शो ऑफ के लिए ऐसा कुछ बोल रहा होगा। तो ऐसी चीज़ों पर आपको ज़्यादा यकीन नहीं करना है। तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है पढ़ने के लिए वो एटलीस्ट 10 आवर्स, आपको एटलीस्ट 10 आवर्स तो पढ़ना ही है। एटलीस्ट 10 आवर्स पढ़ना ही है। एंड रेस्ट जो आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ो आप। आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट 14 आवर्स, 16 आवर्स इतना तो आपको पढ़ना भी चाहिए। 14 आवर्स एटलीस्ट, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैं 12 to 14 आवर्स पढ़ता था। तो मिनिमम तो 10 आवर्स तो आपको पढ़ना ही है, एंड रेस्ट जितना भी पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ाई करो। एंड मेन थिंग इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप 12 to 14 आवर्स पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको 6 to 7 आवर्स की स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप रात को सो नहीं रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 6 to 7 आवर्स तो आपको पढ़ना ही है, और जितना हो सकता है 12 to 14 आवर्स आपको पढ़ना है, और 6 to 7 आवर्स आपको सोने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग कि आपको आपके ड्रीम्स क्या है। अगर आप सोचते हो कि आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए, अच्छा डॉक्टर बनना है, बेस्ट डॉक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली बेस्ट रैंक चाहिए, टॉप रैंक चाहिए, एंड उसके लिए हमारे पास टॉप कॉलेज होना चाहिए। एंड इस टॉप कॉलेज को अगर आप चाहते हो, आपके पास आप एक टॉप कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपकी रैंक अंडर 1000 होनी चाहिए। एंड इस अंडर 1000 रैंक के लिए आपको 12 to 14 आवर्स डेली पढ़ना है इन दीज 4 मंथ्स। इन 4 मंथ्स में आपको 12 to 14 आवर्स पढ़ना है एक अच्छी रैंक लाने के लिए। उसके बाद ही आपको एक टॉप कॉलेज मिलने वाला है।
देन नेक्स्ट इज कि आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी फैमिली के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी खुद के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन सब चीज़ों से आपको जो है कभी भी भागना नहीं है। सो हमेशा ये सोचना है कि मेरी फैमिली ने जो मेरे लिए किया है, सो उनके लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि उनका फ्यूचर उनको मैं एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर पाऊँ, खुद के लिए एक अच्छा फ्यूचर मैं बना सकूँ। सो ऐसे आपके मन में हमेशा ये थिंकिंग होनी चाहिए कि आपको हमेशा प्रोग्रेसिव, आपकी जो अप्रोच है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, एक अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छा कॉलेज लेना है, अच्छा सिलेक्शन लेना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, एंड आपके आने वाले लाइफ को आपको सिक्योर करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।